ओके, तो ये सर्किट हमने ड्रॉ किया था, इसका फेजर डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर किसी ट्रांसफार्मर को एनालाइज करना चाहते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को हम मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, सर्किट की फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं। एक ये सर्किट डायग्राम हम बना करके उसको उसको और उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ट्रांसफार्मर दे दिया जाए कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है जो आपको गिवन है, तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहते हो इसकी परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए, तो होना क्या चाहिए, जब ये तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ना, आपको इस तरह से बनाना है तो आपको R1 पता होना चाहिए, X1 पता होना चाहिए, R2 X2 ये सब पता होने चाहिए ना, RC X5। अगर ये सब आपको पता है तभी तो आप ये ऐसा सर्किट इसका ड्रॉ कर पाओगे और इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अब आज का हमारा जो मेन काम होगा वो यही होगा, ये सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना कि कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, सारे के सारे ये जो रिमेनिंग सर्किट पैरामीटर्स हैं ये हम फाइंड आउट करते हैं, और इनको फाइंड आउट करने के बाद हम इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। लेकिन अब उससे पहले कि हम इसको ये टेस्ट हम शुरू करें, इससे पहले हमें एक चीज देखनी होगी यहाँ पे कि अब ये फाइंड आउट कैसे करें। मतलब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम यूज करेंगे, बट एनीवेज बिफोर दैट अगर हम ये सारे पैरामीटर्स निकालना चाहते हैं तो हम अगर अकल लगाएं तो हमें कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के पैरामीटर्स हैं। यस वसीम, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, वो नाम रीनेम कर रहा था तो वो उस पर हाथ लग गया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये ब्रांच है, ठीक है, और दो दो हमारे पास और है। यहां पर हमने R1 X1 ड्रॉ किया था ना, और ऐसे ही यहां पर ट्रांसफार्मर ड्रॉ करने के बाद R2 X2 ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझो, इन दोनों ब्रांचेस का, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस ब्रांच की बात करें तो ये ब्रांच के एलिमेंट्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले हमें वो देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो X5 है ये मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हो गई हमारी। और ये क्या है, ये RC क्या है, हमारा जो कोर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस मान रखा है RC। तो ये एक्चुअल में कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों ही चीजें जो हैं ये कोर से जुड़ी हुई है। आप जो मैग्नेटाइज कर रहे हो ये बेसिकली कोर को ही तो मैग्नेटाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। जब हम यहाँ पर एक कॉइल लपेटते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये हमारे कोर से जुड़े हुए हैं। जबकि अगर हम R1 X1 या R2 X2 की बात करें तो वो दोनों के दोनों कंपोनेंट जो हैं, R और JX जो दोनों कंपोनेंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सीरीज वाला जो है जो हमने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करके यहाँ पर ये लेफ्ट में और राइट में, तो ये जो दोनों R है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे किसको, कॉपर लॉस को, ठीक है। ये कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीकेज रिएक्टेंस है। ये जो कोर से फ्लक्स जो है वो पूरा दूसरी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। अब देखो जरा, ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे जैसे फ्लक्स का वेरिएशन होगा वैसे ही क्या होगा, हमारा RC उसी हिसाब से होगा। देखो जितना हमारा कोर में फ्लक्स होगा उसी के हिसाब से कोर लॉस होगा और उसी के हिसाब से चेंजेस होंगे सारे, ठीक है। तो ये फ्लक्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है।
सॉरी, अगर हम x5 की बात करें तो ये भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। हाँ बोलो। सर जो आरसी है कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सर कॉपर लॉस तो वो जो हमने नहीं वो नहीं, लिया। आरसी कॉपर लॉस नहीं है, कोर लॉस है। हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस के लिए है आरसी। हाँ, अच्छा कुछ सर पूछ। ठीक। नहीं, मैं मेरे को लगा कॉपर लॉस है तो वो तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो वो फ्लक्स नहीं को नहीं जो डिपेंड करेगी। नहीं नहीं, ये तो दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये कोर फ्लक्स पे ही एक्चुअली डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, एज लॉन्ग एज दिस फ्लक्स इज सेम, as long as this flux is same, these two components are going to be same only, isn't it? अगर ये फ्लक्स हमारा सेम है तो ये सेम रहने वाले, ये चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, अब हम फ्लक्स के लिए क्या जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक कांस्टेंट फ्लक्स पे काम करने वाली मशीन है। ठीक है, क्योंकि हमने एसी में देखा था कि V/F का रेशियो जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ठीक है, तो V/F रेशियो अगर आप मेंटेन रखते हो तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो कि हम रखते ही हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज होती है, तो फ्लक्स हमारा जो होता है सेम रहता है। तो हमें क्या करना है, बस एक वर्किंग फ्लक्स हमें यहाँ पे एस्टेब्लिश करके ये टेस्ट करना होता है। ठीक है, ये काम जो होता है ये हम ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट क्या करता है, इसको देखो जरा। मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है आपका, अगर आप इसकी एक साइड को ओपन भी रख दें और दूसरी साइड क्या कर दें, सप्लाई कनेक्ट कर दें, यानी नो लोड पे ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा I1, ये आपने V1 अप्लाई किया ना, यहां से जो I1 करंट फ्लो करेगा, ठीक है, सिर्फ आपको उतना करंट फ्लो कराना है कि यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाए जितना ये होना चाहिए था। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि I1 सिर्फ अब हमें उतना ही चाहिए जितना इसके अंदर रेटेड फ्लक्स जो है हमारे पास, ठीक है, जो वर्किंग फ्लक्स है प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए, उतना ही करंट यहां से फ्लो कराना है। ठीक है, अब तुम सोच के देखो जरा, यहां से I1 आता था और यहाँ पे I0 जाता है। I0 जो होता है वो बहुत ही कम होता है I1 का। यहाँ से I2/A जाता है ना करंट, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो ये जो I0 होता है ना, ये इसका I1 का लगभग 2-3%, 4%, 5% तक रहता है। ठीक है, तो 4-5% मैक्सिमम ये रहता है लगभग। ठीक है, तो ये जो I0 है ये बहुत ही कम है। तो आप मेरे को बस ये बताओ कि यहां से कितना करंट आपको फ्लो कराना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स जनरेट करना चाहते हो ओपन सर्किट की कंडीशन में। ओपन सर्किट मतलब ये वाला करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये वाला करंट तो I2 अपॉन में ए तो जब फ्लो करेगा ना जब I2 होगा। अगर I2 ही नहीं है तो I2 करंट तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू I0, सिर्फ मैग्नेटाइजेशन के लिए करंट जाएगा। ठीक है, इस उस समय में इसमें कुछ वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस भी होंगे, मतलब कॉपर लॉसेस और लीकेज भी होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, उस समय में यहाँ पर इसकी जो सीरीज रिएक्टेंस हम लेते हैं ना, और सीरीज इंपेडेंस हम लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो मान लो अगर ये 100 वोल्ट है तो यहाँ पर कितनी वोल्ट आती है, लगभग लगभग मतलब 4-5 वोल्ट, 5%, 5-7% इतना रहता है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप। मेनली जो वोल्टेज जाती है वो यहीं पर ही जाती है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल ये जो वोल्टेज है ये पूरी की पूरी किसको अप्लाई कर दिया हमने, इस ब्रांच को ही अप्लाई कर दिया, मतलब मैग्नेटाइजेशन में और कोर लॉस में ही जा रहा है सारा का सारा पावर। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और कोर लॉस में ही जा रही है सारी की सारी पावर। जब हम ट्रांसफार्मर का सर्किट रखेंगे ओपन तो हमें I0 करंट लगभग लगभग I0 करंट ही फ्लो करेगा लगभग, और सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट हमारे डोमिनेट करेंगे। तो इनका इफेक्ट हम यहाँ पे इस सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर हम कंडक्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए,
ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हमें चाहिए कि हम यहाँ पे वोल्टेज तो रेटेड लगाएं और फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि V बाय एफ का रेशियो क्या रहे, सेम रहे और सेम वर्किंग फ्लक्स आपको मिले। लेकिन ऐसा करने के लिए करंट जो होगा वो बहुत ही कम ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, I2 0 है, तो I1 जो होगा वो नियरली I0 ही होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बोलो बच्चों, बोलो। सर हाँ बोलो। सर पहले हमारा आई नोट जो था वो बहुत कम वैल्यू थी उसकी, और आई टू बाई ए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। हाँ, अब I2 बाय ए है ही नहीं, तो जो I1 ठीक है होगा सर, वो तो I0, देखो वो आई I1, नोट हो गया। I1 जो होता है वो I0 प्लस I2 बाय ए होता है कि नहीं होता, ये बताओ। ठीक है, यस सर। अगर, और यही 95% के राउंड है या मोर देन 95% है। अगर ये पार्ट जीरो हो गया तो ये तो लगभग इसके इक्वल ही हो गया, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि I1 जो होगा I0 के इक्वल होगा, और ये I0 जो करंट ओपन सर्किट करंट जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब एक चीज और थी यहाँ पे कि इस वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, और कुछ लीकेज भी होगी फ्लक्स की, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीकेज जो होता है या ये जो लॉस होता है, इसका ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये लगभग 5% मान के चलो, सपोज करो, मान लो ये 5% होता था नॉर्मल कंडीशन में, ऑपरेटिंग कंडीशन में, जब यहाँ पे रेटेड लोड कनेक्टेड है, आपका रेटेड करंट आप ड्रॉ करा रहे हो उस समय में। अब देखो करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है नॉर्मल के कंपैरिजन में, 5%, और उसका भी 5% जो होगा वो यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो जब आप देखोगे तो 0.25% ड्रॉप होगा यहाँ पे। 0.25% ड्रॉप जो होगा यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग में या सीरीज इंपेडेंस में, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। आई नॉट का यानी ये जो V1 वोल्टेज आपने अप्लाई करी है, इसका अगर मान लो ये 100 वोल्ट है तो 0.25 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। अब हमें करना क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट में, हम क्या करते हैं यहाँ पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसको हम देख लेंगे कि हमने ये अप्लाई की है, एक बार हमें कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमने क्या लिया, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से ये वोल्टेज जो है वेरी की जा सकती है, इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज आप सेट कर दोगे रेटेड पे और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेटेड है, क्योंकि ये दोनों रेटेड है, रेशियो रेटेड है, तो आपका फ्लक्स फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी आपका वर्किंग फ्लक्स जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वही होगा। ठीक है, जनरेट। आपने ये वोल्टेज चेक कर ली, आपने ये करंट मेजर कर लिया, इसको हम बोलेंगे आईओसी। ठीक है, सर रेटेड का मतलब कांस्टेंट जो उस मशीन के लिए है, डिवाइड बाय टाइम। नहीं, रेटेड का मतलब ये होता है कि कितनी वोल्टेज, देखो जैसे रेटेड का मतलब जो उस पर रेट किया हुआ है, जैसे हमारे आप बल्ब खरीद के लाते हो या ट्यूबलाइट खरीद के लाते हो या फैन खरीद के लाते हो, कोई भी डिवाइस खरीद के लाते हो, उस पर लिखा रहता है ना 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, और इतनी पावर है 40 वॉट्स, ये सब क्या है उसके ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये जो है ये इसकी रेटेड वैल्यू की इतनी इतनी वोल्टेज पे आप इसको इतनी वोल्टेज के लिए डिजाइन है और इतने में ये परफेक्ट ऑपरेशन आपको देगा। ठीक है, मतलब अगर आपने जैसे बल्ब लिया उसकी 230 वोल्ट्स रेटेड वोल्टेज है और 40 वॉट्स पावर उस पर लिखा हुआ है, तो अगर आप उसे 230 वोल्ट्स पे कनेक्ट करते हो तो ये इतनी पावर ड्रॉ करेगी। ठीक है, ओके और सर। ये इसके लिए इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है जिसपे ये होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए डिजाइंड है। ओके, अब तुम वोल्टेज कम करोगे तो करंट फिर बढ़ेगा, तो ये सब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें ये सब रीडिंग्स मेजर करनी है, आईओसी वीओसी। आईओसी इज नथिंग बट एक्चुअली आई नॉट ओनली। ठीक है, और ये वीओसी है, ये रेटेड वोल्टेज होगी आपकी जो भी हमने लगाई है, और यहाँ पे पीओसी, ये क्या है, पीओसी क्या है, ये वॉट मीटर हमने यहाँ पे लगा रखा है। वॉट मीटर हमें बताएगा कि इस कंडीशन में कितनी पावर आपने की है कंज्यूम।
और हम यहाँ पे जानते हैं कि सारी की सारी पावर कहाँ जाएगी, ये कौन से लॉसेस में जाएगी, ये वाली पावर ये जाएगी कोर लॉसेस में। ठीक है, तो पीओसी एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग कोर लॉसेस, यानी एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीओसी। ठीक, तो फाइनली हम करेंगे क्या, ये 3 रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे और इन 3 रीडिंग की मदद से हम 2 पैरामीटर्स निकालेंगे कौन से, जो फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज आरसी एंड एक्स फाई। ठीक है, अब इसके लिए हम करते क्या है, एक चीज और इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो होता है ना, ये जो आप कनेक्शन कर रहे हो, ये आप एलवी साइड पे करोगे, लो वोल्टेज साइड पे आप ये कनेक्शन करोगे। हाई वोल्टेज साइड को, एचवी साइड को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। क्यों, उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदे ये हैं, देखो, चाहे आप एचवी साइड पे कनेक्ट करो चाहे एलवी साइड पे कनेक्ट करो, फ्लक्स तो उतना ही जनरेट होगा। रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्लक्स तो उतना ही जनरेट होगा। ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर आप एचवी साइड पे कनेक्ट करोगे और एलवी को ओपन रखोगे तो आपको हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा, तो उसको अरेंज करने में दिक्कत है। मान लो ये 100 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट को 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या इजी है अरेंज करना है, 100 वोल्ट्स के 1000 वोल्ट्स? ऑब्वियसली 100 वोल्ट्स इज इजियर टू आई मीन टू गेट। और इसी के साथ साथ जो ये इक्विपमेंट्स आप यूज कर लो, इनकी भी तो रेटिंग होगी ना, तो लो रेटिंग के जो कंपोनेंट्स होंगे या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो आपके चीपर भी होंगे। ठीक है, चीपर भी होंगे और इजियर भी है, इनको ये रेडली अवेलेबल भी होंगे। ठीक है, इनकी अवेलेबिलिटी भी कम होगी अगेन, और ये फिर महंगे भी होंगे। नेक्स्ट चीज, अगर आप यहां पर काम कर रहे हो तो ये थोड़ा सा सेफ भी है, लो वोल्टेज पे काम करना थोड़ा सा सेफ भी है इन कंपैरिजन टू एचवी साइड। ठीक है, तो ये सेफ्टी के पर्पज से और अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई के पर्पज से भी ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, एलवी साइड पे करते हैं। करने को एचवी साइड पे भी कर सकते हैं, सब कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या क्या काम किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने ओपन सर्किट टेस्ट करना है एलवी साइड पे, एचवी को रखना है हमें ओपन। दूसरी चीज, एक साइड करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो यहाँ का भी I2/A भी गायब हो जाएगा, और I1 जो होगा वो लगभग I0 के बराबर ही होगा। ठीक है, ये वाली जो इंपिडेंस है इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी 5% के करीब तक ड्रॉप होता था, 5 से 7% तक ड्रॉप होता था वोल्टेज का, और अब तो करंट ही 5-7% ये ड्रॉ कर रहा है। तो जितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है उसका भी 5% ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप जो होगा वो लगभग लगभग और भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज जो है वो यहीं पर ही मिल रही है। तो हम इस ड्रॉप को एक्चुअली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब सब चीजें हमने क्या करा, वोल्ट मीटर, एमीटर और एक वॉट मीटर लगा दिए यहाँ पे सभी चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक है, और अब बस ये 3 ये रीडिंग्स हमें 3 मिल गई हैं, और इसकी मदद से हम आरसी और एक्सवाई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रोसीजर है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया। अब रही बात इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सी कोर लॉसेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पीओसी। ठीक है, और ये वीओसी क्या है, ये वोल्टेज है, और ये करंट जो पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा, आरसी जो है उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, वीओसी वोल्टेज नहीं मिल रही है क्या उसको? ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गई, वीओसी हो गई, जो हमारी पैरेलल ब्रांच थी ना सोर्स के, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीओसी वोल्टेज मिल रही है ना यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर ही, आरसी के अंदर ही कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, पीओसी। ठीक है, तो मेरे को बताओ, आरसी हम नहीं निकाल सकते क्या? आरसी क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं या यहीं पर ही लिख दूं? चलो यहीं लिख देते हैं, पर थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आरसी क्या हो जाएगा, बोलो? अगर तुम्हें V और P दिया हुआ है तो, अरे बोलो, V²/R POC नहीं होगा क्या? पावर क्या होता है, V²/R होता है ना रजिस्टर में, तो RC क्या हो जाएगा?
VOC स्क्वायर अपॉन में POC, ये हो जाएगा। तो RC निकल जाएगा अगर ये रीडिंग और ये रीडिंग पता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें अब क्या निकालना है, x5। x5 भी हमें निकालना है। x5 हम कैसे निकाल सकते हैं, x5 हम निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप इस सर्किट के लिए 10 फाई कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, RC अपॉन x5। पैरेलल सर्किट है इसलिए, सीरीज सर्किट होता तो 10 फाई इज इक्वल टू x5 अपॉन में RC आता। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये फाई नॉट निकालना पड़ेगा, और ये फाई नॉट जो होगा दैट विल बी गिवन बाय, या cos फाई हम लिख सकते हैं, cos फाई नॉट हम लिख सकते हैं, cos फाई नॉट विल बी गिवन बाय, cos फाई नॉट क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा ना, अगर पावर ट्रायंगल हम ड्रॉ कर ले तो ये हो जाएगा आपका POC डिवाइडेड बाय VOC एंड I नॉट। ठीक है ना, एपरेंट पावर और ये रियल पावर, रियल पावर बाय एपरेंट पावर क्या होता है, cos फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये फाई नॉट निकालने के लिए हो गया। आप क्या करिए, यहाँ से फाई नॉट निकालिए, इसको सेकंड वाले में रखिए, आपका x फाई निकल के आ जाएगा, और RC पहले वाले फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। बस ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपके ये दोनों पैरामीटर्स निकल के आ जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर हमने कोस फाई नोट निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है? cos फाई नॉट से फाई नॉट निकाल लो। ठीक है ना, और फाई नॉट आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा ना सेकंड फॉर्मूले में x फाई निकालने के ओके लिए, सर। क्योंकि RC तो पता लगाया अपने पास, आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, आपके पास VOC है, IOC है और POC है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों चीजें आपके पास। एक आपने RC भी कैलकुलेट कर लिया, बाकी जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करो ये आपको पता है, लेकिन XY का फॉर्मूला क्या है, RC अपॉन में 10 फाई नॉट। अब 10 फाई नॉट अगर आप रखना चाहते हो तो फाई नॉट तो पता होना चाहिए ना, तो वो फाई नॉट कहाँ से आएगा, वो इससे हम निकाल सकते हैं, बार फैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओपन सर्किट टेस्ट। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम बाकी के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो किस में है, जैसे अगर हम R की बात करें यहाँ पर, या फिर JX1 की बात करें, या फिर R2 JX2 की बात करें। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके जो करंट है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, लाइन करंट पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट फिर से हमें ऐसा करना है, ऐसी साइड पे करना है जिस साइड पे करंट हम क्या कर सकें। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक बार देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो हमेशा किस साइड पे किया जाता है, HV साइड पे सोर्स कनेक्ट करते हैं ऐसी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, क्यों कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, ये हम जानते हैं जिस साइड पे वोल्टेज ज्यादा होती है उस साइड पे करंट कम होता है। ठीक है, उस साइड में करंट कम होता है, और हमें क्या फ्लो कराना है, हमें रेटेड करंट फ्लो कराना है। रेटेड करंट फ्लो कराना है। रेटेड करंट क्या होता है, जैसे कि हमने पहले अभी देखा था ना, 230 वोल्ट 40 वॉट है, मान लो आप कोई ट्यूबलाइट खरीद के लाए, तो रेटेड करंट क्या होगा, ये इसकी रेटेड वोल्टेज हो गई, ये इसकी रेटेड पावर हो गई। अगर आप रेटेड वोल्टेज देते हो तो ये क्या करता है, इतनी 40 वॉट बनाता है ना, तो P अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में P क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी रेटेड स्क्वायर अपॉन में P रेटेड क्या हो जाएगा, I रेटेड हो जाएगा। तो रेटेड करंट कौन सा करंट होता है, रेटेड करंट वो करंट होता है जब आप जो भी डिवाइस लाए हो उसकी रेटेड वोल्टेज से आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो रेटेड पावर ड्रॉ करेगा, और उस टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा होता है दैट इज योर रेटेड करंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेटेड करंट फ्लो कराना है इसके अंदर। ठीक है, अब HV साइड का जो रेटेड करंट होगा वो कम होगा LV साइड के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जिस साइड वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होती है उस साइड पे करंट कम होता है। हमें पता है ना, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2। तो V और I जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक,
तो इसलिए हम एचवी साइड में रेटेड करंट फ्लो कराना चाहते थे, और रेटेड करंट के लिए हमने क्या करा, एचवी साइड को चूज किया। और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, हम क्या करेंगे, एलवी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जैसे ही आपने एलवी को शॉर्ट सर्किट किया तो यहाँ पे तो करंट फ्लो करने लगेगा I2, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो यहाँ पे भी करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपने सप्लाई कनेक्ट की है ना V1, उससे रेटेड करंट आपको फ्लो कराना है, इसको I1 हम बोल रहे हैं, ये रेटेड करंट हमें यहाँ पे फ्लो कराना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोलो। और इस समय में हम क्या करेंगे, एक एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, वही सेम चीज हमें करनी है। वसीम, इसको रब कर दो। गुड। ये इसकी पोटेंशियल कॉइल हो गई, ये करंट कॉइल हो गई, ये हमारे वाट मीटर की, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, एक वोल्ट मीटर और लगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, करंट की रेटिंग लेंगे, VSC और ये PSC, ये तीन रेटिंग हम ये तीन जो डिवाइस हमने कनेक्ट किया इनकी हम क्या करेंगे, रीडिंग्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कितनी, देखो यहाँ पे क्या करना था हमें, यहाँ पे देखो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि देखो आपकी सेकेंडरी जो है शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है, इसको एक मोटे से तार से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो आपकी सेकेंडरी जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो आपको यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए पूरी वोल्टेज नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी ये बहुत ही कम वोल्टेज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, कि जब हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे, देखो यहाँ पे लोड होता है ना, अब देखो जरा, अगर लोड को आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब लोड को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, इसका सेकेंडरी साइड पर रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, बहुत ज्यादा कम कर दिया, ठीक है, मतलब वायर समझ लो, तो क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन, क्या सिचुएशन है कि आपने इसको शॉर्ट कर रखा है, जब आपने इसको शॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये जो करंट होगा, अगर आपने पूरी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, अगर V1 पूरी अप्लाई कर रखी है, तो ये जो I2 होगा, शॉर्ट कर दिया अगर आपने, तो ये बहुत ही हैवी करंट होगा, मतलब रेटेड करंट से तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आप क्या चाहते हो, यहां पर रेटेड करंट फ्लो करे, आपका ट्रांसफार्मर में रेटेड करंट फ्लो करे, जिसके लिए आप क्या करोगे, इस करंट को आप रेटेड रखना चाहोगे। अगर आप इसको रेटेड रखना चाहते हो तो आपको ये वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि रिड्यूस्ड वोल्टेज पे, और वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड वोल्टेज पे होगा क्या, आप रेटेड करंट प्राइमरी में पा लोगे, ठीक है। और रेटेड करंट के टाइम पे ही क्या होता है हमारा, ये जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था, रेटेड करंट से ही यहाँ पे ड्रॉप होना है, क्योंकि नॉर्मली जो ये ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, रेटेड कंडीशन में ही वर्क कर रहा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये R1 जो होगा और R2 जो होगा, इसमें नॉर्मली रेटेड करंट हम मान सकते हैं ना कि रेटेड करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और रेटेड करंट की वजह से यहाँ पे कॉपर लॉस होगा, क्योंकि देखो लॉस जो है, कॉपर लॉस जो है वो I2R हो जाएगा। अब I कितना लेना है आपको, I तो उतना ही लेना है ना जिसपे ये काम कर रहा है, यानी रेटेड वाला लेकर के चलना है ना, ठीक है। और लीकेज भी उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेटेड करंट यहाँ पे हम फ्लो कर रहे हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये तीनों जो हैं रेटिंग्स हमें मिल जाएंगी, और अब हमें करना क्या है, R1 प्लस R2 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखो इस पूरे ट्रांसफार्मर में दोनों साइड करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों साइड पावर का जो लॉस होगा वो कॉपर लॉस ही होगा मेनली, ठीक है। क्योंकि जब हम रेटेड करंट की बात कर रहे हैं, या ये वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज बहुत ही रिड्यूस्ड है, 4-5% ये वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज 4-5% है, तो जो इसकी पैरेलल ब्रांच हम बनाते हैं, जो हम पैरेलल ब्रांच बनाते हैं यहाँ पे, उसको कितनी वोल्टेज मिलेगी, वही 4-5% वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। और अगर उसको वोल्टेज 4-5% मिलेगी डिवाइडेड बाय रेटेड फ्रीक्वेंसी, तो फ्लक्स जो होगा जनरेट वो बहुत ही कम होगा।
और क्योंकि फ्लक्स जो है वो बहुत ही कम जनरेट होगा तो यहाँ पे तो पावर लॉस बहुत ही कम होगा, बहुत ही रेयर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे 2 से 5% अगर वोल्टेज आपको मिल रही है यहाँ पर रेटेड की, जो मिलनी चाहिए थी उसका 2 से 5% वोल्टेज आपको मिल रही है, तो होगा क्या, इस ब्रांच में करंट भी उतना ही कम हो जाएगा। ये आई नॉट पहले से ही कम था और ये उसका भी 2 to 5% रह जाएगा। और जब ये ऐसे इतना कम हो जाएगा तो इस ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के टाइम पे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ओपन सर्किट टेस्ट के टाइम पे सीरीज ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दिया था और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हमने पैरेलल ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नोट करेगा ना, जो भी लॉसेस नोट करेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे कॉपर लॉसेस के बाइंडिंग पे। ठीक है, एंड ये जो है ये हमारी वोल्टेजेस। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फेजर फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन करके हम बोल देते हैं, ये आर इक्विवेलेंट हमने बोल दिया और ये हमने क्या बोल दिया, सपोज करो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया ना ये। ठीक है, तो और ये हमारा हो गया एक्स इक्विवेलेंट, मतलब दोनों तरफ का मिला के जो आर है कॉपर लॉस के लिए जो रेजिस्टेंस हमने लिखा है यहाँ पे, और दोनों तरफ का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो मिला करके हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके हम जेड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट है इसका मतलब। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, वी एस सी अपॉन आई एस सी, ये आपको क्या देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस देगा। ठीक है, और आप अगर उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स पी एस सी अपॉन में वी एस सी आई एस सी। सिर्फ ये कि ये सिंगल फॉर्मूला आप यूज करके दोनों चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, आपको वी एस सी पता है कोई वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे ओ सी लिख दिया। हाँ, तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये 100 आ गया, ये 10 आ गया, जो भी आया इनको डिवाइड करोगे, वी एस सी अपॉन आई एस सी निकल के आ जाएगा। कॉस इनवर्स ये वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे, ये एंगल निकल के आ जाएगा ना। ठीक है, तो वी एस सी अपॉन में आई एस सी सपोज करो, और यहाँ पे कुछ एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा। जब आप इसको ब्रेक करके दो कंपोनेंट्स में लिखोगे ना, ठीक है, तो इसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी होगा, एक जे के साथ आएगा पार्ट और एक ये आएगा। तो रियल पार्ट आपका जो है वो आर इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जे के साथ वाला पार्ट एक्स इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोनों के दोनों जो चीजें हैं ना वो आपकी साइमल्टेनियसली निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन फिर उसमें आपको कई फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा ना इस चीज का ध्यान रखना। ये जो इन दोनों में डिफरेंस होता है ना, ऐसे ही फेजर सम में भी डिफरेंस होता है, स्केलर सम और इनमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे आई नॉट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ कुछ एंगल होगा, सपोज करो फाई नॉट मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका आई सी होगा, उसके साथ कुछ एंगल होगा फाई सी प्लस, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, आई फाई होगा, उसके साथ एंगल कुछ मान लो फाई फाई मान लिया, मतलब कुछ भी, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अंतर है इनमें कुछ। तो होगा क्या कि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक तो आई नॉट कॉस फाई नॉट प्लस जे आई नॉट साइन फाई नॉट, दो पार्ट में ये टूट जाएगा ना। अब ऐसे ही देखो, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा। अब उन दोनों के जो रियल पार्ट हैं उनको जब आप ऐड कर दोगे तो वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और ऐसे ही इसका इमेजिनरी पार्ट उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट के सम के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखना है कुछ चीजों का, ऐसे बात नहीं बनेगी जैसे हम थोड़ा सोचते हैं ना। अब जैसे अगर आपको याद हो तो हमने फेजर डायग्राम जब ड्रॉ किया था, फाई हो गया, ये हमारा आई नॉट था सपोज करो, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें हमने E1 E2 लिए थे, मान लो ये है E1 E2। तो देखो ये जो था ये हमारा क्या था, आई सी था। तो अब देखो जरा, और ये क्या है हमारा, सर ये आई सी था, ये आई फाई था, है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि आई नॉट जो होगा वो बेसिकली स्क्वायर का सम होगा आई सी प्लस आई फाई। ठीक है,
ये जो है ये डायरेक्टली नहीं ऐड किया जा सकता, IC प्लस I5 को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ना इसकी मैथमेटिक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब आप इनके रियल पार्ट ऐड कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दोगे, ठीक है ना, तो वो इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि I0 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू IC स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली इनको नहीं ऐड कर सकते। तो फेजर जो आपका कैलकुलेशन है ना, इसको आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो बस ये एक दो फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको याद हैं और जो हमने बताए हैं बस ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। KCL KVL याद रखिएगा, जैसे हमने अप्लाई किया है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, बस यही फॉर्मूले हैं। आप चाहे कुछ भी सोचो, मतलब अब जैसे आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो आपको लग सकता है कि ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन तो बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में टफ कुछ भी नहीं है उसमें। अगर हमें ये चीजें पता है तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं, अलग से थोड़ी कुछ भी यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक चीज है, हमें पर यूनिट सिस्टम पढ़ना है, लेकिन हो नहीं पाएगा, अब तो 2-3 मिनट ही बची है और मेरी क्लास है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ये टेस्ट करते क्यों हैं? ये टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये जो पैरामीटर्स है ना सर्किट के, ये फाइंड आउट कर सके, R1 X1 R2 X2 RC X5, ये हम कैलकुलेट कर सकें। जब एक बार हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो जैसे आपको तो ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ डायरेक्ट, ठीक है, आप इसको एनालाइज करना चाहते हो या इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ये सब तो पता होने चाहिए ना, RX RC X5, ये सब पता होने चाहिए ना, तभी तो बना पाएंगे और तभी तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बार बार इसको सप्लाई से कनेक्ट करके लोड कर करके देखना पड़ेगा, जो भी आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एक बार ये ट्रांसफार्मर लिया और इस ट्रांसफार्मर के कुछ टेस्ट किए, OC और SC टेस्ट किए, उससे हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी और इसकी हमें पता ही है कि टर्न्स वगैरह कितनी है, उसके हिसाब से वोल्टेज E1 E2 भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और इसका सर्किट डायग्राम ने हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और अब हम इसमें जो भी हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहते हैं, वो हम डायरेक्टली यहाँ से कर रहे हैं, है ना, मैथमेटिकली कर लेंगे, लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और पूरा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो।